गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत अवलोकन विधि के प्रकार। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने विधि पढ़ी थी अवलोकन विधि। अवलोकन को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का निरीक्षण जिसे हम कहते हैं देखकर, अवलोकन करना यानी देखना। ये इसका शाब्दिक अर्थ था कि अवलोकन विधि क्या काम में आती है। कल मैंने आपको बता दिया था अवलोकन विधि का अर्थ, अवलोकन विधि क्या है। देखिए, शिक्षा और अनुसंधान में अवलोकन विधि का बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान में जहां मैंने बताया था आपको कि जहां बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है वहां अवलोकन विधि अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। जिस व्यवहार को हम देखकर समझ सकते हैं उस व्यवहार को हम बालक से कहकर नहीं समझा पाते, या हम कहें कि अपने बारे में बताओ, तो ये वह बालक कुछ बातों को अपने से छुपा जाएगा। वह व्यक्ति अपनी कमजोरियों को हमारे सामने कभी प्रकट नहीं करेगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा जगत में अवलोकन विधि की महत्ता को स्पष्ट किया है। मैंने आपको बताया था प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन कानों और वाणी की अपेक्षा इसमें आँखों का अधिक महत्व होता है। आँखों का महत्व ये होता है कि हमें बिना सुने और बिना बोले व्यक्ति का केवल प्रेक्षण करना है, व्यक्ति की हर एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना है। ये अवलोकन विधि का महत्व था, या हम कह सकते हैं अवलोकन विधि की परिभाषा थी। अब बात आई थी कि अवलोकन विधि की विशेषताएं, क्या विशेषताएं इसमें, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने अवलोकन विधि को अपनाया। अलग से ही इसका एक टॉपिक दिया है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा अच्छे से बालक का मापन किया जा सकता है। हम ये कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि एक कहावत है कि कानों सुनी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह घटना जो आपने प्रत्यक्ष देखी हो उस पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए। तो हमसे किसी ने किसी के बारे में कह दिया, किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बता दिया, या किसी व्यक्ति की कमजोरियों के बारे में किसी ने हमें बताया, तो हमें उस बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि हम अपने आँखों से उसे देखना हो। किसी ने कहा कि हाँ वह टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, उस टीचर के द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं है, या किसी ने कहा कि मेरी क्लास में वह बालक बहुत शैतान, मेरी क्लास में एक बालक है जो कि बहुत शैतान है, ना ही पढ़ाई करता है, बहुत ही बदतमीज़ है, ना उसमें कोई संस्कार है। इन बातों पर हमें कभी भी कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उस व्यक्ति को, उस टीचर की, उस छात्र की शिक्षण विधियों को स्वयं देख ना लें, स्वयं समझ ना लें। क्योंकि कई बार सुनी सुनाई बातें हमें अंधविश्वास में डालने वाली होती हैं, अंधभ्रम में डालने वाली होती हैं। तो इसलिए शिक्षा जगत में अवलोकन विधि का एक अपना ही महत्व है। विशेषताएं मैंने आपको कल बताती थी इसकी, कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है, यह सबसे ज़्यादा कारगर क्यों होती है कि इसमें मानव की संपूर्ण इंद्रियों का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कान, वाणी और आँख, तो ये व्यक्ति की कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। और जबकि हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन तभी कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की समालोचना तभी कर सकता है जब उसमें ज्ञान हो, जब उसका बुद्धि स्तर उस व्यक्ति से ज़्यादा हो, जब वह उससे अच्छा सोच सकता हो। तो इसमें व्यक्ति के पूरे संज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ती है। और संज्ञानात्मक स्तर पर जो आदमी मजबूत होगा वह अनुभवकर्ता कहलाएगा, बहुत ज़्यादा अनुभवी होगा वह अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसके ये हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर्स इसका ये है कि अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा है हमारा इसके लिए अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। इसमें क्या है कि जब हम किसी के बारे में, किसी छात्र का अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी घटना का, किसी समस्या का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित प्राइमरी डाटा हमारे पास होना चाहिए। हम ऐसे ही मुंह उठा के किसी का ऑब्जर्वेशन करने नहीं पहुंच जाते। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दें कि हमारे महाविद्यालय का इंस्पेक्शन होने वाला है
ऑब्जर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आने वाली है, तो उस टीम को उस महाविद्यालय की पूरी भूमिका पहले से पता होनी चाहिए, उसके बारे में डाटा पता होना चाहिए कि उसमें पहला उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उस विद्यालय को, महाविद्यालय को ओपन हुए कितना टाइम हो गया, उसकी थ्योरी कैसी चल रही है, उसकी थीम, उसकी इमेज मार्केट में कैसी चल रही, मार्केट मीन्स यूनिवर्सिटी में अदर कॉलेजों के अलावा वह कैसा बैकग्राउंड लिए हुए है, ये सारी सोच रखकर जब वह आएगा तो वह अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएगा। नहीं उसको सारी चीज़ें हम यहाँ आके बताएंगे तो वह भ्रमित हो जाएगा कि वास्तव में क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी खामियां छुपाता है, हर व्यक्ति अपनी खूबियाँ ही, अपनी विशेषताओं को ही उजागर करना चाहता है। अगला है ऑब्जर्वेशन विधि में प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन करना सहज होता है, यानी इसके द्वारा व्यक्ति का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति की एक्टिविटी का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है, मोटे तौर पर बाह्य अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण संबंधों का ज्ञान भी अवलोकन विधि के द्वारा हो जाता है। कल मैंने इसको बता दिया था कि तथ्यों के मध्य कार्य कारण, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई हमसे कह रहा है कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह छात्र ऐसा है, तो क्यों है, इसका आंसर भी हमें किस विधि के द्वारा मिलता है, अवलोकन विधि के द्वारा आसानी से मिल जाता है। अवलोकन विधि द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किसी की कही हुई बात पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता, हमने जो रिजल्ट लिया है, रिजल्ट प्राप्त किया है, उसको हम अपने ही बेस पर प्रमाणित भी कर सकते हैं, इसमें हमें किसी दूसरे की मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती, विश्वसनीय होता है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वह पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं। अगला है हमारा, इसमें अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं अपने पर, अवलोकन के प्रकार। देखिए अवलोकन विधि का वर्गीकरण बहुत प्रकार से किया है मनोवैज्ञानिकों ने, जो कि हम यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रदर्शित करेंगे। पहला है हमारा अवलोकन विधि में नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि, यह हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि, सबका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि। तीसरा है हमारा बाह्य और आंतरिक अवलोकन विधि। बाह्य और आंतरिक अवलोकन विधि। चौथा है हमारा निर्देशित उत्पत्ति अवलोकन विधि। निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। देखिए अवलोकन विधि को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि, बाह्य और आंतरिक अवलोकन विधि, निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। ये थे इसके टाइप्स। अब हम एक एक प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि। देखिए नियंत्रित अवलोकन विधि और अनियंत्रित अवलोकन विधि में क्या अंतर है। देखिए नियंत्रित अवलोकन विधि में जब अनुसंधानकर्ता, अवलोकनकर्ता, ऑब्जर्वर जब अपनी प्रोसेस प्रारंभ करता है तो ये उसके लिए समय, स्थान, इसमें क्या होता है, समय,
स्थान और परिस्थितियाँ, समय, स्थान और परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से नियंत्रित होती हैं। जैसे किसी को जब उसे ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है तो उसका समय निर्धारित होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको मूल्यांकन करना है, उसका प्रेक्षण करना है, उसका निरीक्षण करना है, कहाँ पर करना है वह स्थान भी निश्चित होता है, किस एरिया से संबंधित उसका ऑब्जर्वेशन करना है और किन परिस्थितियों में उसका ऑब्जर्वेशन करना है। यह पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसमें पूरी तरह से यह कंट्रोल होता है। इसकी लगाम हम कहें देशी भाषा में कि इसकी लगाम किसी दूसरे के हाथ में होती है। दूसरे के हाथ में मतलब उसे स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करना है और इन परिस्थितियों में करना है। उसके लिए समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है और परिस्थितियाँ भी निर्धारित होती हैं। वह अपने मन से इसमें कुछ ना तो परिस्थितियाँ बदल सकता है, न ही स्थान परिवर्तित कर सकता है और न ही समय परिवर्तित कर सकता है। जबकि अनियंत्रित परिस्थितियों में, अनियंत्रित अवलोकन में देखिए, अवलोकनकर्ता पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसमें ना समय की बाउंडेशन होती है, ना स्थान की और ना परिस्थिति की। वह अपने अनुसार, उसे केवल ये निर्देश दिया जाता है, उसे केवल ये पता होता है कि समस्या ये है, इसका समाधान आपको ढूंढना है। किसमें, अनियंत्रित अवलोकन में। जबकि नियंत्रित परिस्थिति में उसे समस्या तो पता होती है लेकिन उसकी बाउंडेशन होती है, बंधन होते हैं कि उसे निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर और निर्धारित परिस्थिति में ही ऑब्जर्वेशन करना है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता पूरी तरह से, ऑब्जर्वर पूरी तरह से अपनी इच्छा पर कार्य करता है, स्वतंत्रता पूर्वक वह कार्य करता है, उस पर कोई भी निर्देश लागू नहीं होता है। वह चाहता है, वह हर हाल में उस समस्या का समाधान चाहता है। यह होती है अनियंत्रित अवलोकन विधि। जैसे एक टीचर है, टीचर को पता है कि टीचर को बताया जाता है कि इस छात्र को क्या परेशानी है, यह इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, इसका पता लगाइए। तो टीचर क्या करेगा, उसका समय निर्धारित होगा, सुबह 8 से 2 अगर कॉलेज महाविद्यालय विद्यालय चलता है तो वह उन्हीं परिस्थितियों में उसका अध्ययन करेगा। स्थान है कि वह विद्यालय में ही उसका अध्ययन करेगा और परिस्थितिवश वह कक्ष की परिस्थितियों के अंदर ही उसका अध्ययन कर सकता है, उस समस्या का समाधान खोज सकता है। जबकि अनियंत्रित परिस्थिति में ये होगा कि वह शिक्षक पूरी तरह से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र होगा। वह चाहेगा तो वह विद्यालय में भी उसका स्टडी करेगा, उसका अध्ययन करेगा, उसकी समस्याओं का पता लगाएगा। वह स्थान पर भी, उचित स्थान, भाई विद्यालय में नहीं हो पाया है तो वह घर भी जा सकता है, उसके पेरेंट्स से भी मिल सकता है, उसकी परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, वह परिस्थितियाँ बदल के भी दे सकता है कि इस क्लास में वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है तो वह दूसरे क्लासरूम में उसे बिठा के भी देख सकता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं वह अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। किसमें, अनियंत्रित अवलोकन विधि में। जबकि नियंत्रित अवलोकन विधि में कोई भी अनुसंधान करता पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये था हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित, कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि। दूसरी हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब है किसी व्यक्ति का व्यवहार जैसा हो रहा है उसी के रूप में उसका अवलोकन करना। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति का व्यवहार जैसा हो रहा है उसी के अनुसार
उसका अवलोकन करना। किसी व्यक्ति का व्यवहार जैसा हो रहा है उसी के अनुसार उसका अवलोकन करना, यानी जैसा व्यवहार वह प्रदर्शित कर रहा है, किसी से कहा गया है कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है, इस व्यक्ति के साथ ये समस्या है, इसका पता लगाइए कि ऐसे क्यों है, ऐसा ये क्यों है, ऐसा व्यवहार ये क्यों करता है। तो जैसा व्यवहार वह करता है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया जाता है, जैसा वह कर रहा है उसको उसी रूप में देखा जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि में उसका परोक्ष रूप से भी अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष में तो जैसा व्यवहार वह कर रहा है वैसा देख लिया जाएगा, और अप्रत्यक्ष रूप में वह जहाँ पे भी परोक्ष दूसरे, यानी एक होता है हमारे दोहरे मुखौटे होते हैं, एक वर्तमान का एक मन का, मन में हम जो सोचते हैं, तो वह परोक्ष अवलोकन में आ जाता है कि वह क्या सोचता है, मन में क्या सोचता है, किसके साथ ऐसा कैसा व्यवहार करता है और किसी दूसरे के साथ उसी परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, इन सबका बारीकी से अवलोकन किया जाता है। किसमें? अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। जबकि प्रत्यक्ष विधि में वह जैसा व्यवहार, जैसा उसका व्यवहार है उसका ही अवलोकन कर लिया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा। परोक्ष निरीक्षण में निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति का जो अवलोकन होता है वह परोक्ष निरीक्षण में, यानी कि वह उसे फेस नहीं करा, अनुसंधान करता, उसको पता नहीं होता, उसको पता नहीं चलने देते, वह हर परिस्थिति में उसका अवलोकन करते हैं, वह परोक्ष अवलोकन कहलाता है। परोक्ष रूप से पीछे से, यानी कि हर परिस्थिति में वह कैसा सोचता है उसका अवलोकन किया जाता है। अगला है तीसरा हमारा बाह्य और आंतरिक अवलोकन। तीसरा है हमारा बाह्य और आंतरिक अवलोकन। बाह्य और आंतरिक अवलोकन में बाहरी और आंतरिक अवलोकन। बाह्य अवलोकन में किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य और आंतरिक अवलोकन में ये होता है कि बाहरी अवलोकन में तो किसी दूसरे व्यक्ति पर, बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है कि जो जैसा बता देता है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, उसी के अनुसार किसी व्यक्ति के विषय में हम धारणा बना लेते हैं। जबकि आंतरिक अवलोकन में ऐसा नहीं होता है। आंतरिक अवलोकन में उस व्यक्ति से स्वयं से ही अपने विषय में बताने के लिए बोला जाता है। ये होता है आंतरिक अवलोकन कि मैं क्या हूँ, आप क्या हो, आप इस विषय में क्या विचार रखते हो, यह आंतरिक अवलोकन के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि बाह्य अवलोकन में किसी ने हमसे कह दिया, हम उस पर ही विश्वास हमें करना होता है, उसी उन्हीं आंकड़ों को हमें कलेक्ट करना होता है। जबकि आंतरिक अवलोकन में व्यक्ति से स्वयं से अपना विवरण देने को कहा जाता है। देखिए इस अवलोकन में बस एक ये लिमिटेशन है, ये सीमा है या इसकी कमी बता दें कि कई बार जब हमसे किसी ने कहा है कि अपने बारे में बताओ, तो कई बार व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास करता है। जो अच्छा है, जो अच्छा दिखना चाहिए, जो समाज की डिमांड है, जो व्यक्ति की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार करता है। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, कि जैसे किसी लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, उससे तरह तरह के सवाल करते हैं कि आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको सिलाई कढ़ाई आती है, क्या आपको ये आता है, क्या आप भैंस का काम कर सकती हैं, आप गांव में रह सकती हैं। अब लड़की उस समय इतनी मजबूर होती है पेरेंट्स के तरफ से, मान लीजिए, अब माहौल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि वह सारी परिस्थितियों के लिए हाँ बोल देती, क्योंकि बोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी डिमांड ही यही है। वह पूछ इसलिए रहा है कि ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जो सोचती है उस समय व्यक्ति, उस लड़की का जो माइंड है वह ऐसे काम करता है कि मैं इसको अगर ना कहूँगी तो शायद मेरा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग वह सब चीज़ में हाँ करती है। लेकिन जब वास्तव में वह लड़की शादी करके जाती है और उन परिस्थितियों को फेस करती है तो उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल में वह ऐसी थी ही नहीं जिसके लिए उसने हाँ बोला, या कोई भी लड़का ऐसा नहीं था कि जिसके लिए उसने हाँ बोला। कई बार हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे पास हमसे पूछा जाता है कि हाँ भाई इंटरव्यू के लिए हम गए और हमसे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ तो 12 घंटे का जॉब है, क्या आप कर पाओगे? तो मजबूरी बस वह व्यक्ति उस 12 घंटे की जॉब के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक हो सकता है उस काम को ना कर पाए, तो बाद में उसे परेशानी उठानी पड़ती है। तो अवलोकन विधि, आंतरिक अवलोकन का यही सबसे कमजोर पॉइंट है कि जब इसमें व्यक्ति से अपने बारे में विवरण देने के लिए कहा जाता है तो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को यहाँ पर छुपा जाता है, कई बातों को अपने बारे में नहीं बताता है। तो ये था हमारा बाह्य और आंतरिक अवलोकन। अगला है हमारा निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि।
और उत्पत्ति अवलोकन विधि। निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। अब देखिए निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि क्या कहती है। निर्देशित अवलोकन में पहले से बनाई गई सूची के आधार पर ही अवलोकन किया जाता है। इट मीन्स एक नियंत्रित और एक निर्देशित। निर्देशित में सूची बना दी जाती है कि आपको इन व्यवहारों के विषय में जानना है, किसी व्यक्ति के इन व्यवहारों के विषय में जानना है, तो उसी को वह ऑब्जर्व करेगा, बाकी व्यवहार को वह साइड में रख देगा, बाकी व्यवहार को वह नहीं देखेगा अनुसंधान करता। निरीक्षक जो है वह निर्देशित, अपने पास जो लिस्ट होती है, अपने पास जो सूची दी गई है, जो जिन परिस्थितियों की सूची दी गई है, जिस व्यवहार की सूची दी गई है, जिस कारण की सूची दी गई है, उसको ही वह अवलोकित करेगा, उसका ही अवलोकन करेगा, उसका ही ऑब्जर्वेशन करेगा, बाकी का नहीं करेगा। जबकि उत्पत्ति अवलोकन विधि में निरीक्षण करने वाला व्यक्ति दी गई परिस्थितियों का अवलोकन करता है। इसमें तो दी गई निर्देशित होती है सूची कि इसका अवलोकन करना है, जबकि उत्पत्ति अवलोकन में वह वर्तमान में जो परिस्थिति है, व्यक्ति के सामने जो परिस्थिति है, उसका अवलोकन करता है। निर्देशित में क्या होता है कि व्यक्ति दी गई सूची के आधार पर ही अवलोकन करता है, जबकि उत्पत्ति में वह जो परिस्थिति इसके सामने है उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। ये है हमारी निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। मैंने अवलोकन के निम्न प्रकार आपको बता दिए, 4 प्रकार हैं इसके, जो कि अंतर सहित मैंने अभी आपको बता दिए। पहला है हमारा नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि, बाह्य और आंतरिक अवलोकन विधि, निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधि में ये था कि इस विधि में ऑब्जर्वर पूरी तरह से नियंत्रित होता है, वह समय, स्थान और परिस्थिति निर्धारित कर दी जाती है, उन्हीं के अनुसार वह नियंत्रित वातावरण कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही ऑब्जर्वेशन कार्य संपन्न करता है। जबकि अनियंत्रित विधि में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसमें अनुसंधानकर्ता पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अब ये देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि कहती है कि प्रत्यक्ष विधि में तो बालक जैसा कर रहा है, केवल उसी व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, जो वर्तमान में हमारे सामने वह प्रदर्शित करता है, उसी के अनुसार रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं डाटास को कलेक्ट किया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं होता है, बालक के परोक्ष व्यवहार का भी अवलोकन इसमें आसानी से किया जाता है। बाह्य और आंतरिक अवलोकन विधि में यह है, बाह्य अवलोकन विधि में बाहरी आदमी की मदद ली जाती है, बाहरी व्यक्ति उसके विषय में जो बता देता है, हम उसी के अनुसार अपना रिजल्ट तैयार करते हैं, अपनी सूची तैयार करते हैं, अपने डाटा कलेक्ट करते हैं। जबकि आंतरिक अवलोकन विधि में व्यक्ति से स्वयं के विषय में विवरण देने को कहा जाता है, स्वयं के विषय में बताने को कहा जाता है कि आप वास्तव में क्या हो, आप अपने बारे में बताइए। इसकी कमी ये है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने रूप में अपने बारे में पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाता है, वह अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता है। निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन विधि। निर्देशित अवलोकन विधि में व्यक्ति को एक अनुसंधानकर्ता को एक निर्धारित सूची दे दी जाती है, जिसके अनुसार वह अवलोकन करता है। उत्पत्ति अवलोकन विधि में वह दी गई परिस्थिति के अनुसार अवलोकन करता है। तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशन विधि के प्रकार, जो कि निर्धारित 4 भागों में हमने इन्हें बांटा था। अब देखते हैं हम बहुत सारे दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने क्या प्रकार बताए हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो वो देखिए। डॉक्टर गोविंद तिवारी ने अपनी पुस्तक शैक्षिक और मनोविज्ञान अनुसंधान के मूल आधार, डॉक्टर गोविंद तिवारी, ये तो बेसिक प्रकार थे हमारे पास, जिन्हें हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया था। डॉक्टर गोविंद तिवारी, डॉक्टर गोविंद तिवारी ने अपनी पुस्तक
अपनी पुस्तक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार। कौन सी पुस्तक है? शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार। डॉक्टर गोविंद तिवारी की जो पुस्तक है उसका नाम है शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार। इस पुस्तक में डॉक्टर तिवारी जी ने अवलोकन विधि के भेद स्पष्ट किए हैं। वो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। अवलोकन विधि के भेद इन्होंने 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया है। 3 आधार बताए हैं इसका। अभी तक हमने पढ़े थे नियंत्रित, अनियंत्रित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बाह्य, आंतरिक, निर्देशित और उत्पत्ति, ये पढ़े थे। लेकिन इन्होंने 3 आधार हमें बताए हैं गोविंद तिवारी जी ने, वो यही हैं। पहला है हमारा अनियंत्रित अवलोकन। पहला। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन और तीसरा है हमारा सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। गोविंद तिवारी जी ने अपने अवलोकन विधि को इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, इनके भी इन्होंने भेद बताए हैं। पहले हमने जो पढ़े थे अवलोकन विधि के वर्गीकरण, वह हमने ऐसे ही पढ़े थे। 4 प्रकारों में बताया था, नियंत्रित और अनियंत्रित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बाह्य, आंतरिक, निर्देशित और उत्पत्ति। अब गोविंद तिवारी ने अपनी पुस्तक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार में 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया अवलोकन विधि को। अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अब इनके भेद निर्धारित किए हैं। इनके भी इन्होंने क्या किए हैं? भेद निर्धारित किए हैं। भेद कैसे निर्धारित किए देखिए। अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। अनियंत्रित में सहभागी, असहभागी, अर्धसहभागी। देखिए, इसके 3 प्रकार बताए। अनियंत्रित विधि के किसने बताए? डॉक्टर गोविंद तिवारी ने। किसमें बताए? अपनी पुस्तक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार में उन्होंने 3 भागों में अवलोकन विधि को डिवाइड किया है, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। इसमें अनियंत्रित विधि को उन्होंने पुनः 3 भागों में डिवाइड किया है, सहभागी, असहभागी और अर्धसहभागी। और नियंत्रित विधि को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया है, घटना पर नियंत्रण और दूसरा है अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण।
घटना पर नियंत्रण और अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण। और तीसरा जो पार्ट है सामूहिक अवलोकन, उसका उन्होंने कोई डिवाइडेशन नहीं किया है। तो इस प्रकार डॉक्टर गोविंद तिवारी ने अपनी पुस्तक में अवलोकन विधि को 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में प्रदर्शित किया है। एक आरेख के द्वारा जिसमें उन्होंने सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी को अनियंत्रित का भाग बताया है, और घटना पर नियंत्रण, अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण को नियंत्रित का आधार बताया है। नियंत्रित क्या है? अवलोकन विधि। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।